प्यारे दोस्तों नमस्कार और आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है ब्रिटिश संविधान में प्रथाएं और कानून। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश संविधान रीति रिवाजों प्रथाओं पर आधारित है और वो रीति रिवाज और प्रथाएं आज कानून का रूप ले चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रथाएं हैं जो ब्रिटिश संविधान के हमको मंत्रिमंडल में, राजपद में और पार्लियामेंट में देखने को मिलती है और आज कानून का रूप ले चुकी है, उन पर आज हम बात करेंगे और प्रथाओं और कानून में अंतर को समझने का भी हम साथ साथ प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। जैसे कि आपको पिछले वीडियो ही में बता दिया गया था कि जो ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग है उसमें चाहे राजपद हो, मंत्रिमंडल हो, पार्लियामेंट हो, सभी इन सब से संबंधित मौलिक व्यवस्थाएं क्या हैं, लिखित रूप में नहीं है, बल्कि रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं द्वारा क्या है, ये संचालित होती हैं। और इनका जो विकास है लगभग 1215 के पश्चात और अब तक धीरे धीरे होता चला गया है। तो इसी संदर्भ में जेम्स मिल ने जो ब्रिटिश संविधान है उसे संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। जो ये प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। और विलियम आइंस महोदय एक हुए हैं, उन्होंने इन्हें संविधान के रीति रिवाज कहा है। और डाइसी महोदय ने अपनी पुस्तक कानून और संविधान में इनको संविधान की प्रथाएं कहा है। तो कई बार पूछ लेता है, आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि डाइसी महोदय ने संविधान की प्रथाएं, विलियम आंसन महोदय ने इनको संविधान के रीति रिवाज और मिल महोदय ने संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। ब्रिटिश संविधान को समझने के लिए यहाँ ब्रिटिश संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको समझने के लिए उनकी प्रथाओं को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रथाएं ही क्या है, उसका मूल तत्व है। तो अब हम देखते हैं प्रथाओं और कानूनों को। आमतौर पर प्रथाएं कानून नहीं होती, परंतु वह कानून के विरुद्ध भी नहीं होती है। प्रथाएं कानून नहीं होती, किंतु कानून के विरुद्ध यानी कि कानून से विपरीत भी नहीं होती है। और इस प्रकार वास्तव में वह कानून अथवा सहायक संविधान की क्या है, सहायक होती है। या तो कानून की मदद करती हैं या संविधान की सहायक होती हैं, और इस बात को निर्धारित करती हैं कि संविधान व्यवहार में किस प्रकार लागू होगा। संविधान की कठोरता, उसकी संकीर्णता एवं जटिलता को दूर कर प्रथाएं उसे लचीला, उदार एवं सरल बना देती हैं। जो प्रथाएं होती हैं उनसे संविधान क्या है, लचीला, उदार और सरल बन जाता है। इस संदर्भ में बर्क का कथन है कि संविधान की चलन शक्ति, प्रथाएं संविधान की चलन शक्ति है, क्योंकि वे ही यह निर्धारित करती हैं कि वैधानिक नियम वास्तव में किस ढंग से लागू होंगे। प्रथाओं का उद्देश्य होता है कि संविधान व्यवहार में समकालीन प्रचलित संवैधानिक धारणाओं के अनुकूल विकसित होता रहे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी संविधान का वास्तविक और संपूर्ण ज्ञान प्रथाओं के बिना अधूरा है। कोई भी संविधान हो, चाहे वो लिखित हो, अलिखित हो, तो उनका अगर हमको पूरा बारीकी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए उनकी प्रथाओं को भी जानना क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटिश संविधान के जन्म का स्रोत प्रथाएं हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के मुख्य भाग सम्राट, मंत्रिमंडल और पार्लियामेंट अधिकांश रूप से अपने कार्य संचालन में प्रथाओं द्वारा ही नियमित होते हैं। कहने का तात्पर्य है, चाहे ब्रिटिश सम्राट हो, चाहे ब्रिटेन की मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट कहते हैं वो हो, और चाहे संसद पार्लियामेंट हो, सबके सब के जो नियम है वो प्रथाओं पर आधारित हैं। उनको अभी हम देखेंगे कौन कौन से नियम हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो मंत्रिमंडल से संबंधित प्रथाएं हैं।
मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट, कैबिनेट का उद्भव और उसका विकास प्रथाओं द्वारा ही हुआ है। ब्रिटेन की बात करें तो हालांकि 1937 तक उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, 1937 तक कैबिनेट को वैधानिक मान्यता नहीं थी। आज भी उसका संगठन और कार्य संचालन प्रथाओं द्वारा ही नियमित होता है। और उदाहरण देख लें तो संसद में ये कुछ प्रथाएं हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। संसद में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाना। भारत में ये कानून है, किंतु वहां पर हमने इसे लिया कहाँ से है? ब्रिटेन से ही लिया है। संसद में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाना, तो ये क्या है? एक प्रथा है। उसके अलावा उसके परामर्श पर मंत्रिमंडल का निर्माण करना, यह भारत में भी है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुमत दल से ही चुना जाना, भारत में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाओं को ये अधिकतर अपनाया है। अर्थात साधारणतया मंत्रिमंडल का एक दलीय होना। मंत्रिमंडल एक दलीय ही होता है, क्योंकि जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी के सदस्यों में से मंत्रिमंडल बनाया जाता है। पर ब्रिटेन के संविधान में एक विशिष्ट विशेषता यह भी है कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय संकट के समय अथवा युद्ध के समय मिश्रित मंत्रिमंडल का निर्मित किया जाना क्या है? संभव हो पाता है। और वो क्या है? अपवाद है। यानी कि युद्ध और संकट के समय मिश्रित मंत्रिमंडल, यानी कि जो बहुमत दल है और जो विपक्ष दल है, उन दोनों के सदस्यों से मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, और वो अपवाद स्वरूप है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का एकमत होना, किसी एक के मंत्रिमंडल से असहमत होने पर अपना विरोध अथवा सहमति प्रकट करने से पूर्व पद त्याग देना। मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होना। मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होना, इसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत प्रत्येक विभाग का मंत्री क्या है? संसद के लिए उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से भी वो क्या है? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनमें से अगर किसी भी एक व्यक्ति ने पद त्याग कर दिया या इस्तीफा दे दिया, तो उसका अर्थ यह होता है क्या है कि सरकार क्या है? सरकार को भी फिर क्या है? इस्तीफा देना पड़ता है। अगर एक ने भी अपना किसी बिल, किसी मसौदे पे अपना मत विपक्ष में दिया, तो ये माना जाता है कि मंत्रिमंडल में क्या है? विश्वास मत प्राप्त नहीं है, और पूरी सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए वो क्या है? संसद के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल का कॉमन सभा में बहुमत न रहने पर त्यागपत्र दे देना। अर्थात अगर संसद में जो कॉमन सभा है उसके पास बहुमत नहीं, कॉमन सभा में अगर जो बहुमत दल है उसके पास बहुमत जब नहीं रह चुका है, तो मंत्रिमंडल को स्वतः ही क्या है? त्यागपत्र दे देना होता है। इसके अतिरिक्त सम्राट को कॉमन सभा के भंग करने का परामर्श देकर पुनर्निर्वाचन द्वारा अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त करने का अवसर होना, इसे संवैधानिक शब्दावली में जनता से अनुरोध करने का अधिकार कहा गया है। यानी कि अगर जो बहुमत दल है उसके पास बहुमत नहीं बचा है, तो सम्राट को वो यह परामर्श देता है कि क्या कॉमन सभा को भंग कर दिया जाए। यानी कि जो संसद है, संसद के उस सदन कॉमन सभा को, निचले सदन कॉमन सभा को भंग कर दिया जाए और पुनर्निर्वाचन की घोषणा की जाए, जिससे कि जनता के पास दोबारा वोटिंग के लिए जाया जा सके। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं जिनके आधार पर क्या है? मंत्रिमंडल का संचालन होता है। अब हम राजपद, यानी कि राजपद का सीधा सीधा अर्थ है जो राजा है उसके पद से संबंधित है, तो उससे संबंधित प्रथाओं को देखते हैं। प्रथाओं ने राजाधिकारों को मंत्रिमंडल के हाथों में हस्तांतरित
कर दिया। यानी कि पहले क्या थे, जो राजा थे उसी के हाथ में शक्तियां थी, किंतु धीरे धीरे प्रथाओं ने क्या है, राजा के हाथों के अधिकारों को मंत्रिमंडल के हाथों में क्या है, सौंप दिया है। और शासन संचालन में सम्राट का भाग नाम मात्र का रह गया है। हालांकि सिद्धांततः सम्राट ही इनका उपयोग करते हैं, परंतु इनका उपयोग मंत्रिमंडल के आदेशानुसार ही कर सकते हैं, जिसको मंत्रिमंडल की मंत्रणा कहा जाता है। यानी कि सम्राट शक्तियों का प्रयोग तो करते हैं, किंतु मंत्रिमंडल जिस प्रकार का परामर्श दे उसी रूप में वे उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस मंत्रणा का वह उल्लंघन करें तो गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यानी कि अगर वो मंत्रिमंडल की इच्छा को न माने तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की क्या है, संभावना है। तो राजपद से संबंधित प्रथाएं देखिए। अब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो संसद के संगठन, कार्य पद्धति तथा उसके सदनों के परस्पर संबंध नियमित करने वाली अनेक प्रथाएं हैं। जैसे लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों में केवल न्यायिक सदस्यों का भाग लेना, यह भी क्या है, एक प्रथा है। कहीं लिखित कानून नहीं है, प्रथा है और आज तक चली जा रही है। हालांकि वैधानिक रूप से लॉर्ड सभा का कोई भी सदस्य पुनर्विचार के लिए आए मुकदमों का अंतिम निर्णय करने में भाग ले सकता है। वैधानिक रूप से यह है, किंतु प्रथा क्या है, सिर्फ न्यायिक सदस्य ही भाग लेंगे। पार्लियामेंट का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन आयोजित किया जाना, यह भी प्रथा है। कॉमन सभा के कार्य संचालन का प्रबंध सभी दलों की सहमति से किया जाना। कॉमन सभा के कार्य संचालन का प्रबंध सभी दलों की सहमति से किया जाना। वहां द्विदलीय है तो दोनों दल ही क्या है, सहमति देंगे। पार्लियामेंट की इच्छा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, शांति और संधियां कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में है। इसके अतिरिक्त समितियों के संगठन में सभी प्रमुख दलों को सदन में उनकी शक्ति के अनुपात में स्थान दिया जाना। यानी कि समितियों में जो दल हैं उनको क्या है, सभी दलों को स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके लोग ही समितियों में भाग लेते हो। तो ये तो थी कुछ प्रथाएं जो कि ब्रिटिश संविधान में हमको देखने को मिलती है। अब इन प्रथाओं का क्या रोल है उसको समझते हैं। प्रथाओं का ब्रिटेन में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है और कानून के समान ही क्या है, उन प्रथाओं का पालन होता है। और एक प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रथाएं कानून नहीं है और उन्हें कानून की भांति लागू नहीं कराया जा सकता तो उनका पालन क्यों किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के संबंध में कि अगर प्रथाएं कानून नहीं है तो उन्हें उनका पालन क्यों किया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका पालन करने के लिए क्या है, विवश करती है। तो इस संदर्भ में जेनिंग्स महोदय का एक कथन है कि प्रथाओं और कानून दोनों का ही क्या है, पालन इसलिए किया जाता है कि दोनों के पीछे क्या है, जनशक्ति। जनशक्ति का अर्थ होता है जनता का समर्थन। तो जनता का समर्थन क्योंकि उन प्रथाओं को क्या है, प्राप्त है और कानून को भी जनता का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे आप अभी उदाहरण देखिए, आप जो कृषि से संबंधित 3 विधेयक हैं जो संसद ने पारित किए हैं, तो जन समर्थन क्या है, आप देख रहे होंगे कुछ लोग समर्थन देने के लिए जा रहे हैं बार बार उस कानून को, और किसानों का आंदोलन दिल्ली के चारों ओर जारी है। तो जन समर्थन क्या है, ये कह सकते हैं नहीं है, या जो लोग समर्थन दे रहे हैं समर्थन है। अंत में देखा जाएगा कि कितने लोग समर्थन में हैं, कितने। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या है, कानून को रद्द भी किया जा सकता है और कानून को लागू रहने भी दिया जा सकता है। तो चाहे कानून हो चाहे प्रथाएं हो, जब तक उनको जन समर्थन प्राप्त है तब तक वो क्या है, लागू रहती है। ब्रिटेन के संबंध में प्रथाओं के जितनी प्रथाएं हैं उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि प्रथाओं ने ही ब्रिटिश राजपथ को सीमाबद्ध तथा उसके सभी राज्य अधिकारियों को मंत्रिमंडल को हस्तांतरित किया है। कहने का तात्पर्य है ब्रिटेन की जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं के आधार पर ही
जो राजा की शक्तियां थी उनको धीरे धीरे क्या है मंत्रिमंडल को ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, प्रथाओं ने ही मंत्रिमंडल के कॉमन सभा के प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास किया है। सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास किया है मंत्रिमंडल में कि कॉमन सभा, यानी कि मंत्रिमंडल के कॉमन सभा के प्रति, यानी कि जो कैबिनेट है उसका कॉमन सभा के प्रति। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कॉमन मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट है, भारत के संदर्भ में देखें तो मंत्रिमंडल भारत में भी होता है और कॉमन सभा को आप लोकसभा समझ सकते हैं। तो जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उस रूप में आप आसान से समझ सकते हैं कि कॉमन सभा क्या है, क्योंकि आगे हम अभी पढ़ेंगे कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो तब ये क्या है आप आसानी से समझ सकेंगे। तीसरा, प्रथाओं के बल पर ही आज संवैधानिक विकास इस गति को पहुंच गया है कि मंत्रिमंडलों का निर्माण तथा विघटन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा मंत्रिमंडलों का निर्माण तथा विघटन होता है, क्योंकि जो कॉमन सभा है उसके चुनाव क्या है प्रत्यक्ष होते हैं जनता के माध्यम से। चौथा, प्रथाओं के द्वारा ही ब्रिटिश शासन प्रणाली नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल प्रगतिशील हो सकी है, यानी कि प्रथाओं के द्वारा ही ब्रिटिश शासन प्रणाली, जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, नवीन सामाजिक एवं आर्थिक, यानी कि जो, क्योंकि क्या है कोई भी प्रथा है अगर देश काल परिस्थिति के साथ क्या है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी शासन व्यवस्था है, तो उन प्रथाओं के आधार पर ही क्या है ब्रिटेन की जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थितियां परिवर्तित हुई तो प्रथाओं ने ही क्या है ब्रिटेन के शासन प्रणाली में भी क्या है परिवर्तन करती चली गई और वह प्रगतिशील रही। और अंत में है ब्रिटिश शासन प्रणाली की मूल संस्थाएं राजपथ, पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री आदि प्रथाओं की उपज है, यानी कि जैसा किसी अन्य देश में कानूनों के माध्यम से हुआ है वैसा ब्रिटेन के संविधान में प्रथाओं के माध्यम से हुआ है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के इतिहास में प्रथाओं को वह स्थान प्राप्त है जो कि अन्य देश में कानूनों को या संविधान को प्राप्त है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत